नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये जानना कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। ऐसी ही एक घटना है जो लंबे समय से चल रही है, वो है रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध, जो पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था और अभी भी किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है। ठीक है, उस युद्ध के मद्देनज़र एक समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि यूक्रेन एक वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है वीट का यूरोप में, और वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर भी है साथ साथ, वीट और कॉर्न दोनों का, जिसकी वजह से एक फूड क्राइसिस यानी कि एक खाद्य संकट उत्पन्न हो गया उन देशों में जहां तक ये गेहूं और मक्के को पहुंचाया जाना था। क्योंकि इसका सीधा प्रभाव युद्ध के कारण पड़ा, जिसके लिए एक इनिशिएटिव लेना पड़ा यूनाइटेड नेशंस टर्की को। टर्की ने एक होस्ट की भूमिका निभाई और एक समझौता करवाया, और उसी को हम एक जुलाई एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, और इसका पूरा नाम है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ब्लैक सी अर्थात काला सागर, जो कि यूक्रेन के साउथ में मौजूद है, और उसकी सीमा जो कोस्टल लाइन है वो रशिया से भी बनती है। रशिया ने जब इन्वेजन किया यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन के पास बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 32 मिलियन टन गेहूं स्टॉक के रूप में वहीं मौजूद था, और उसका पहुंचाया जाना बाहर जरूरी था। तो ये जो इनिशिएटिव है वो इसीलिए लिया गया था ताकि उन देशों तक पहुंचाया जा सके जहां तक यूक्रेन का गेहूं पहुंचाया जाता है। तो इसी पे आज छोटी सी चर्चा कर लेंगे। ये देखिए, ये मैप है यूक्रेन, रशिया, ये ब्लैक सी है, इसमें वाइट में दिखाया गया है, और ये रहा टर्की। टर्की का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है इस्तांबुल। यहाँ पर एक स्ट्रेट है, वाटर स्ट्रेट है, जिसके थ्रू होते हुए शिप्स यहाँ से जाते हैं, मेडिटेरेनियन सी में पहुँचते हैं और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुँच जाते होंगे। ठीक, तो ये कुछ पोर्ट्स के नाम हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है यूजने, ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क। ये काफ़ी लीडिंग पोर्ट्स हैं यूक्रेन के, जहाँ से व्यापार होता है। ठीक है ना। यूक्रेन के बारे में आपको ये बात पता ही होगी जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूक्रेन एक स्टेपीज वाले मैदान के अंतर्गत आता है, जो गेहूं के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी मुफीद माना जाता है। ठीक है ना, काफ़ी क्या माना जाता है, मुफीद माना जाता है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि स्टॉक में पड़ा है काफ़ी बड़ी मात्रा में गेहूं, जिसको बाहर निकालना जरूरी था। ठीक है ना। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको ऑलरेडी दे ही दिया है, जिसकी शुरुआत होती है इस इनिशिएटिव की पिछले साल 22 जुलाई 2022 से, और इसकी मियाद खत्म होती है 17 जुलाई 2023 को, यानी कि परसों, इसी महीने। इसके सिग्नेटरीज थे टर्की, यूक्रेन, रशिया और यूनाइटेड नेशंस। ठीक, पर्पस क्या था, गेहूं को बाहर पहुंचाना। एग्रीमेंट साइंड इन इस्तांबुल, इसमें जो समझौता था इसके हस्ताक्षर हुए थे इस्तांबुल में, हुए थे कब, 22 जुलाई को। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया था, ये शुरुआत में सिर्फ 120 दिनों के लिए लिया गया था, ताकि 120 दिन के अंतर्गत हम गेहूं बाहर पहुंचा सकते हैं या नहीं। ठीक, दूसरी बात, अग्रीमेंट क्रिएटेड प्रोसीजर टू सेफली एक्सपोर्ट ग्रेन फ्रॉम द सर्टेन पोर्ट्स टू अटेम्प्ट टू एड्रेस द 2022 फूड क्राइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कहने का मतलब ये है कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो इस चीज़ के लिए हुआ है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वो जो ग्रेन, वो जो अनाज है, वो उन जगहों पर पहुंचाया जा सके जिससे कि जो फूड क्राइसिस उत्पन्न हुआ है उससे निपटा जा सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें अपने आप में भी एक टॉपिक बनता है कि फूड क्राइसिस ऑफ 2022 एंड 23। वेरी इंपॉर्टेंट। फूड क्राइसिस इंडिया में भी है, और हम देख सकते हैं कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में खाद्य संकट देखने को मिलता ही है, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस का अपना फूड प्रोग्राम भी है। तो यूनाइटेड नेशंस इस प्रकार की ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स तो लेती ही है मानवीय दृष्टिकोण से, तो उसमें भी हस्तक्षेप किया, और कहा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के कारण ये समझौता हो पाया है, क्योंकि गेहूं का पहुंचना काफ़ी जरूरी है। ठीक है। दिस एग्रीमेंट एंडेड ऑन 19 नवंबर 2022, और ये जो समझौता था इसकी पहली मियाद कब खत्म हो रही थी, पिछले साल 19 नवंबर 2022 को। अग्रीमेंट फर्दर एक्सटेंडेड। ठीक है, जैसा कि समझौते के दौरान जब बातचीत हुई थी तो उसमें कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर इसकी जो लिमिट है या जो मियाद है इसको बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार फिर से 120 दिन की मियाद और मिल जाती है 17 नवंबर पिछले साल। ठीक है। मई 2023 में द डील फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 60 डेज। 2023 मई में, यानी कि इस साल 60 दिनों के लिए एक्सटेंशन और कर दिया गया कि हाँ, गेहूं को पहुंचाया जाए।
विच वॉज एंडेड ऑन 17 जुलाई 2023, जो कि परसों, जैसा कि हमने बातचीत करी, 17 जुलाई 2023 को समाप्त होना है। अब क्या इसके आगे रशिया इस एग्रीमेंट में और आगे बढ़ना चाहता है? क्या वो इस मियाद को और आगे बढ़ाना चाहता है या नहीं, सवाल ये है। फिलहाल अखबारों में तो हमको ये पढ़ने मिल रहा है कि पुतिन फिलहाल ऐसे किसी मूड में नहीं है कि इस एग्रीमेंट को और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, वो कहता है इनफ इज इनफ। ठीक है, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि बस बहुत हो गया, आपका गेहूं अब तक पहुंच जाना चाहिए था। मार्केट में जो सैंक्शंस यूएसए ने लगा रखे हैं उसकी वजह से गेहूं आपका गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। पुतिन जी ने तो ये भी कह दिया था। ठीक है, अच्छा, पोर्ट के नाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने। एक का नाम है ओडेसा, एक का नाम है चोर्नोमोर्स्क और एक का नाम है पिवडेनिये, जो अभी हमने मैप में देखा। सेफ पैसेज इज ऑफ 310 नॉटिकल माइल्स लॉन्ग एंड 3 नॉटिकल माइल वाइड ओवर ब्लैक सी। जब शिप्स को वो रास्ता दिया गया ब्लैक सी के ऊपर, एक सेफ पैसेज दिया गया है ताकि आसानी से उन जहाज़ों को, उन बेड़ों को निकाला जा सके। और ये जो पूरा रूट है ये लगभग 310 नॉटिकल माइल्स का है, काफ़ी लंबा है। और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है? 3 नॉटिकल माइल्स की। गेहूं जब शिप में रखा जाएगा उसकी जांच करने का भी अधिकार रशिया को है कि कहीं गेहूं के नाम पे कुछ और तो नहीं चल रहा है, क्या हथियारों की सप्लाई तो नहीं कर रही है यूक्रेन। ये भी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक इवेंट रहा होगा कि रशिया पहले जांच करता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद इसको भेजता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं में काफ़ी टाइम लगता होगा। सो बाय 17 जुलाई नो न्यू एग्रीमेंट हैज़ बीन मेड। 17 जुलाई को तो पुतिन जी ने कह दिया है कि अब मैं इस एग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं पुतिन को कोट कर रहा हूँ, इनफ इज इनफ सेड व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट। वी हैव रिपीटेडली शोन गुडविल टू एक्सटेंड दिस डील। हमने कई बार इस डील को एक्सटेंशन दी है और हमने पूरा अपना कर्तव्य निभाया है, ऐसा पुतिन ने कहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग कह सकते हैं कि हम अभी भी जारी ही है और अभी भी किसी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंची है। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों हुआ, इसका भी अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि नेटो क्या चीज़ है, क्यों बनाया गया नेटो। तो जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो नेटो पर होगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस प्रकार की परिस्थितियां हमें विश्व में देखने को मिली थी, कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और रशिया, यूएसएसआर सो कॉल्ड, दो महाशक्ति के रूप में स्थापित हुए और एक दूसरे की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, क्या कह सकते हैं कि अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए एक ऐसा गुट बनाया गया कि अमेरिका ने सभी देशों को अपने आसपास लगा दिया, जिसमें यूरोप के जो पश्चिम यूरोप वाले देश हैं वो भी शामिल थे। इसके रिस्पॉन्स में 1955 में रशिया ने एक वॉर्सो पैक्ट बनाया जो नेटो का काउंटर पॉइस था। तो इसी पे चर्चा हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वो चर्चा कि कैसे रशिया का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कैसे मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने तरह से प्रयास किए कि विश्व में शांति स्थापित हो और यूएसए और रशिया काफ़ी करीब हैं। ठीक है, तो इस पे हमारी चर्चा रहेगी अगले टॉपिक में। इंतज़ार करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।